वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे गजा के कॉन्फ्लिक्ट की और उसके जो असरात हैं आलमी दुनिया पर भी होंगे, खित्ते पर भी होंगे। उसके साथ साथ हम बात अब करेंगे अपने मुल्क की मईशत की। और हमने ये देखा कि निगरान हुकूमत ने जिसे कहते हैं पावर में आने के बाद ही जो सख्त फैसले करने शुरू किए उसके नताइज हमें नजर आना शुरू हुए और उन नताइज के नतीजे में हमने देखा कि डॉलर की कीमत भी गिरने लगी और चीज़ें कंट्रोल में आने लगी, स्मगलिंग पर काबू पाया जाने लगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर इंटरनेशनली कोई कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है तो उसके असरात आलमी दुनिया पर भी आते हैं, खित्ते पर भी आते हैं। और लाजमी सी बात है जब जिसे कहते हैं कि फ़लस्तीन का मामला हो और उसमें पाकिस्तान के साथ साथ ईरान जो पड़ोसी मुल्क है या बरदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब है वो भी जुड़े हुए हों तो उसके असरात देर से या जल्द ही लेकिन आने हैं और आलमी दुनिया पर भी आने, पाकिस्तान पर भी आने। लेकिन अब तक के जो हमारे माशी फैसले हैं क्या वो दुरुस्त सिमत में थे और हम इन्हें कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं और इनके कितने नताइज ले सकते हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़हन में रखते हुए ये कॉन्फ्लिक्ट जितना अगर तूल पकड़ेगा उसके असरात लाजमी सी बात है आलमी दुनिया और पाकिस्तान पर आएंगे। लेकिन अभी तक के जो हमारे फैसले हैं उनसे कोई बेहतरी आई है या नहीं आई है और आने वाले दिनों में क्या बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती है, इस पर बात करने के लिए हमें जिन दो मेहमानों ने ज्वाइन किया है, मलिक बोस्तान साहब हैं, डॉलर के हवाले से जिसे कहते हैं अथॉरिटी हैं और डॉलर के हवाले से जो चीज़ें कहते हैं क्योंकि वो एक्सचेंज जो फॉरेक्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। खाकान हसन नजीब साहब हैं, माहिर मईशत हैं। ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा खाकान हसन नजीब साहब से जो है डॉक्टर खाकान नजीब उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में निगरान हुकूमत ने जो माशी फैसले लिए वो तसल्ली बख्श थे और उनके नताइज हमें मिलना शुरू हो गए या अभी तक आप समझते हैं कि हमने बेंचमार्क को हिट नहीं किया? तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम में है, पाकिस्तान की शरह नमू कम है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो लास्ट ईयर शायद 0% था, इस साल 1.5 से 2% है। इन्फ्लेशन पिछले साल 28-29 थी, इस साल भी हायर रन कर रही है। एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा कंपोनेंट था इसमें शायद साहब, वो लार्जली आ रहा था इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से और दूसरा आ रहा था कि आपके रुपए की कदर जब कमजोर होती है तो आपकी जो इनपुट प्राइसेस हैं वो बढ़ती हैं। तो हुकूमत ने क्या किया, एक थर्ड मार्केट क्रिएट हो गई थी पाकिस्तान में जो कि इलीगल इलेजिटिमेट मार्केट थी। वो किस तरह इलीगल और इलेजिटिमेट थी? इस तरह के वो नो योर कस्टमर के बगैर काम कर रही थी। दो हमारी मार्केट्स हैं, एक इंटरबैंक और एक ओपन मार्केट कर्व में जो कि एक्सचेंज कंपनीज चलाती हैं। सो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंश्योर किया गया ये बात, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग की है। मैं तो इसको क्रैकडाउन कहता ही नहीं हूँ, क्रैकडाउन तो बड़ी और चीज है अगर हम जाकर शुरू करेंगे कभी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम एनफोर्स कर रहे हैं लॉ ऑफ द लैंड। फिर स्मगलिंग पे यही चीज की गई, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे ये चीज की गई, होर्डिंग पे ये चीज की गई। ये एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स इसके साथ साथ लिए गए। रुपए की कदर 12-13% ओपन मार्केट में, 8.5% इंटरबैंक में बेहतर हुई है। साथ साथ अब कुछ कोशिश की जा रही है कि कुछ अदारे जो SOEs के हैं उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए पुटअप किया जाए। अब इसी तरह बहुत बड़ा काम है, 30 सितंबर के जो IMF के टारगेट्स हैं वो पूरे करने हैं। उसमें इनिशियली FPR की जो रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी हैं, सो दैट्स अ गुड साइन। जो हमारी ग्रोथ है इस साल की उसमें राइस एंड कॉटन आर बोथ कमिंग गुड, सो दैट्स अ गुड साइन। सो ये है ओवरऑल तनाजुर। पर लोगों के लिए अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, वो तकलीफ दे चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के साथ साथ हमने ये मेजर लेना शुरू किए हैं कि अब जो इस मुल्क का अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे खाकान साहब आगे चल के आपसे इस पे मैंने बाकायदा एक सवाल करना है कि इसका कितना इंपैक्ट हम पे होगा और इसका कितना फायदा हमें हो सकता है और कितना नुकसान माजी में हो चुका है। चाहूंगा कि मलिक बोस्तान साहब को गुफ्तगू में शरीक करूं। मलिक बोस्तान साहब हमेशा हमें एक अच्छी उम्मीद दिलाते हैं। मलिक बोस्तान साहब, इस वक्त जो डॉलर की कीमत है हमें यह बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि एक हदफ है कि 258 तक लाया जाए। आपके ख्याल में 258 तक डॉलर की कीमत आना रियलिस्टिक अप्रोच है और अगर आ जाती है तो इसका फायदा कितना होगा हमें? बिल्कुल फायदे ही फायदे। आपके कर्जे देखो ना, 1 रुपया कम होता है तो 133 अरब कर्जे कम हो जाते हैं। ये तो आपको फायदे ही फायदे। अभी आपने तकरीबन 8,000 अरब तो खाली मखसूस किए हुए सूद और लोन देने के लिए 209 रुपए के हिसाब से जो इंटर बैंक है वो बजट में जो पैसा मखसूस हुआ है। तो अगर ये 209 से जितना कम होगा ये आपके पास पैसे सरप्लस हो जाएंगे, आप किसी और काम में यूज कर सकें। तो बहुत बड़ा इससे आपके ख्याल में मलिक बोस्तान साहब 258 तक जा सकता है? मार्केट इस पोजीशन में है, रियलिस्टिक अप्रोच है 258 या एक जैसे कहते हैं कोशिश है हुकूमत की आपके ख्याल में? नहीं, देखो जुलाई को 270 हुआ था, फिर बैंकों का कार्टेल अगर तोड़ दिया गया और दोबारा इनको स्पेकुलेशन करने की इजाजत न दी गई, फिर से 258 क्या 250 भी हो सकता है। अच्छा, आप समझते हैं कि 250 तक जा सकता है?
बिल्कुल जा सकता है। ये तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो कि रियल वैल्यू 240 का ही है। अफगानिस्तान जो का इकोनॉमिक सेक्शन है उसका 104 से कम हो गया, 175 पे आ गया। तो हमारा रुपया तो मैशत नहीं गिरी, उनके ज़्यादातर पाबंदियां उसके बावजूद उनका रुपया मजबूत हो रहा है। हमारा मजबूत इसलिए रहा कि हम उसमें अपने रुपये में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा, हमें डॉलर पे ज्यादा यकीन है, अपने रुपये पे यकीन नहीं है। सही। खाकान साहब, आप एग्री करेंगे मलिक बोस्तान साहब की इस बात से कि 258 का तो हदफ है, लेकिन ये 250 और 240 तक भी जा सकता है? देखिए, बिल्कुल एहतराम के साथ ये सामने रखता हूं कि मैं कभी भी रुपए की जो वैल्यू है उस पर स्पेकुलेट इसलिए नहीं करता कि मैंने देखना है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज हो रहे हैं और जो इस वक्त सेंटिमेंट है मार्केट का और पाकिस्तान की सप्लाई जो है वो क्या होगी। इंटरबैंक में अगर आप सप्लाई को बढ़ाएंगे, बात अब सारी इंटरबैंक पे आ गई है। आपने ओपन मार्केट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले लिए, इंटरबैंक में जरूर एक्सचेंज कंपनीज पैसे डाल रही हैं, बट एक बहुत बड़ा आंसर ये है कि आपके स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो जुलाई में 8.7 अरब डॉलर थे। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो ये 7.6 अरब डॉलर है। अब यहां से कमर्शियल लोन्स, IMF के लोन्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें भी बढ़नी है। बट चूंकि सेंटिमेंट जिसकी बात की गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। डी डॉलराइजेशन का सेंटिमेंट अब क्रिएट हो रहा है। 21% आज आप बैंक में पैसे जाके रखें तो आपको मिल सकता है। सो द प्रेशर इज सर्टेनली कि रुपए की कदर और मुस्तहकम हो सकती है, ये बात दुरुस्त है अगर ये सारे मेजर्स ऑन गोइंग रहे। अब हमें थोड़ा सा हवाला हुंडी को भी बड़ा स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। हमने लोकली तो ये चीज संभाल ली है, बट दैट हैज नॉट गॉन अवे। खाकान साहब, जब मैं और आप टीवी प्रोग्राम में बैठ के ये बात करते हैं कि डॉलर इतना नीचे आ गया और इतना नीचे जा सकता है, एक आम आदमी हमसे बाहर ये सवाल पूछता है कि महंगाई कितनी कम हुई है, तो वो महंगाई तो हमें कम होती हुई नजर नहीं आती। खाकान साहब, शाहिद भाई, आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। 8 रुपए एक पेट्रोल की कीमत कम ना होती, क्योंकि जो इंटरनेशनल कीमत थी ना वो उस वक्त $85 से $95 ब्रेंट चला गया था, और 11 रुपए डीजल की कीमत कम ना होती अगर हमारा रुपया मुस्तहकम ना होता। सो लेट मी शेयर समथिंग कि अब क्या हो रहा है। इस वक्त जो ब्रेंट की कीमत है वो वापस आ गई है 84.50 पे। सो ये एक तो हमें ब्रेंट का इंटरनेशनल बेनिफिट आ रहा है, और जो रुपए की कदर 8.5% इंटर बैंक में बढ़ी है, बिकॉज बाइंग तो हम इंटर बैंक से करते हैं, और अरब लाइट जो हमें अफेक्ट करता है वो भी नीचे आ गया है। हम 70% डिपेंडेंट इंपोर्टेड ऑयल पे, ये भी याद रखिए। अब ये दोनों टेल विंड्स हैं आप पे, अल्लाह ना करे कि ये जो इस वक्त हुआ है इंटरनेशनली, तो जो रुपए जो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं 16 को जब ये रिवाइज होंगी, इसमें खातिर खा कमी आनी चाहिए। ये तो बैक ऑफ द एनवेलप भी आप कैलकुलेट करें तो आपको दिखाई देगा कि एक बहुत बड़ी इसमें एक रिडक्शन आनी चाहिए। एक और चीज देखिए। अच्छा खाकान साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, मलिक बोस्तान साहब से ये सवाल करूंगा। मलिक बोस्तान साहब, आपने जो बात सुनी खाकान साहब की, वो कह रहे हैं कि अब उम्मीद है कि पेट्रोलियम चीजें कम होंगी। डॉलर का कम होने का जब 240 या 250 जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उस पर आने के लिए ये जो क्रैकडाउन, जिसे मैं क्रैकडाउन कह रहा हूं, खाकान साहब उसे क्रैकडाउन नहीं कहना चाहते, इस क्रैकडाउन की कंटिन्यूटी चाहिए होगी या मार्केट खुद ही नॉर्मलाइज होगी? बिल्कुल चाहिए होगी। अगर ये डंडा नहीं होगा तो ये तो कौन लातों की भूत बातों से नहीं मानते ना, डंडे से मार रहे हैं। वैसे तो पिछली सारी घूमते जोर लगा के मिलते कर करके चली गई हैं। सही। तो ये तो रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्मगलिंग शुरू हो जाती है दोबारा, फिर तो दोबारा डिमांड पैदा हो जाएगी। अब तो जितने भी ये बॉर्डर ट्रेड या बैंकिंग चैनल यूज करें, क्योंकि इंटरनेशनल हालात भी जैसे आपने फरमाया कभी फलस्तीन का इसराइल का मसला शुरू हो गया, अल्लाह ना करे ये आलमी जंग बन जाए, और इसमें तदब्बर से पाकिस्तान ने भी यही कि सब्र तमल से इसको जो मसले को हल किया जाए, ना कि इसको जो है जज्बात में आके ऐसी पूरी दुनिया को जो है, पहले क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन का और रशिया का, तो हमें इन सारी चीज़ों को पाकिस्तान भी जो है इसमें जो है बड़े सोच समझ के अपने आप को इस चीज आग से बचाना है। तो ये ऐसी चीजें आ जाती हैं जो पाकिस्तान, ठीक है, आपकी बात ठीक है। आपने जैसे कहा कि डंडे की जुबान पे सारा कुछ चलता है, और डॉलर की मार्केट हमने देखा है कि डंडे के हिसाब से ही फ्लोट कर रही होती है। जब तक डंडा थोड़ा सख्त होता है उस वक्त तक जो है ना हमें नजर आता है कि डॉलर काबू में, जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो डॉलर फिर काबू से बाहर हो जाता है। खाकान साहब, एक जो अहम चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, इब्तदा में आपने जो बातचीत की, आपने कहा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बेंचमार्क माशी फैसलों के हवाले से केयरटेकर गवर्नमेंट ने सेट किए थे अपने, उनको वो किसी हद तक अचीव कर रही है, लेकिन इस अचीवमेंट की कंटिन्यूटी क्या हो सकती है? जैसे हम सुनते हैं कि SIFC पे काम हो रहा है, माइनिंग का सेक्टर हो या एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, उसके साथ साथ जो है ना दीगर कुछ चीजें, खासकर निजकारी के हवाले से, आपको लगता है कि आने वाले 1-2 महीनों में हमें कोई इतनी डॉलर्स की फरावानी मिल सकती है इन दोनों तीनों चीजों से, जिससे हमारी इकोनॉमी कुछ बेहतर हो सके? या आपको लगता है कि यह मुमकिन नहीं होगा केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए कि वो किसी चीज को एग्जीक्यूट कर पाए?
तो बड़ा क्लियर मैं आपके सामने एक बात रख देता हूं कि अगले 2-4 महीने ही अगर आप उनसे पूछें कि क्या करना चाहिए, नंबर 1 आईएमएफ का जो 30 सितंबर का रिव्यू है उसको कंप्लीट करवाना चाहिए। उसके बगैर कोई भी स्टेबिलिटी आपके मुल्क में नहीं आ सकेगी। दैट इज अ मस्ट। अभी तक एहदाफ ठीक लग रहे हैं, सो उसको कंप्लीट कराएं। अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल करें, जितना एक्सपेंडिचर कंट्रोल करेंगे अब उतनी ही इन्फ्लेशन जो है वो मुल्क में संभलना शुरू होगी। अगर आप एक्सटर्नल इनफ्लोज आईएमएफ के जो जेनीवा प्लेजेस हैं वो सारे लाएं, इन्वेस्टमेंट अगर एसआईएफसी के थ्रू कोई भी ब्रेक थ्रू होता है, हम एक प्रोजेक्ट भी सेल करते हैं, कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग में पैसे आते हैं, तो दैट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट टू पाकिस्तान। उम्मीद करें कि सप्लाई कॉटन और राइस के अलावा बाकी क्रॉप्स ठीक रहें, उन पे तवज्जो दें, प्लस जो सप्लाई साइड है उसको संभाल के रखें। अगर हम ये सारे काम करते रहेंगे जो मैंने इन द शॉर्ट रन आपके सामने रखे हैं, तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में कायम रहेगी। इस मैक्रो स्टेबिलिटी से जो इन्फ्लेशन है शायद उसका वर्स्ट विल बी ओवर, एंड देन वी विल बी लुकिंग टू मोर स्ट्रक्चरल चेंजेस एज द न्यू गवर्नमेंट कम्स इन। खाकान साहब, आपने जैसे बात की कॉर्पोरेट फार्मिंग के कोई प्रोजेक्ट्स हैं या कोई और प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी मालूमात के मुताबिक जैसे आपने कहा 30 सितंबर तक हमारे पास जो है ना डेडलाइन है आईएमएफ की जो कमिटमेंट्स हैं उनको मीट करने की, कोई सितंबर, नवंबर या दिसंबर में कोई ऐसी चीज़ आपको मटीरियलाइज होती हुई नज़र आती है जिससे पाकिस्तान में सरमायाकारी आ सके या डॉलर आ सके? देखिए, गुफ्तो शनीद बहुत सी चीजों पे चल रही है। पाकिस्तान ने 28 प्रोजेक्ट पिच इन किए हैं। रेकोडेक के एरिया के अलावा रेकोडेक में भी एक इंटरेस्ट है जिसमें पाकिस्तान की जो शेयर होल्डिंग है उसकी बात भी हो रही है। सऊदी अरेबिया का कॉर्पोरेट फार्मिंग में इंटरेस्ट है। सीपेक 2 को भी आगे चलाना है। पाकिस्तान की जो 9 मिलियन हेक्टेयर है वो हम रख रहे हैं। कुछ डोमेस्टिक इंटरेस्ट मैंने सुना है उसमें आया है जो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहते हैं। सो देखिए, इसमें टाइम लगेगा। आई कीप सेइंग, आई नो कि एक उम्मीद तो जरूर लोगों को है कि हम एक अमाउंट तक जाएंगे, बट दिस विल टेक टाइम। पाकिस्तान को डेट इंस्ट्रूमेंट से हटाकर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे लाने के लिए एक एम्बियंस बनानी पड़ेगी। और याद रखिए कि एक ग्लोबल इकोनॉमीज भी स्लोइंग है, बट गिवन ऑल दैट, चूंकि वेल्थ फंड्स जो मिडल ईस्ट के हैं वो इस वक्त काफी अवॉश हैं विद मनी, सो लेट्स होप कि हम कुछ पिच कर सकें। एसआईएफसी का मकसद तो यही है ना कि जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं हमारी स्टेट की, जिसमें से फाइलें गुजरती नहीं है, उनको बाईपास कर दिया जाए। सही। खाकान साहब, एक 30 सेकंड्स में चाहूंगा कि एक जवाब, हमारे सामने एक स्टोरी है कि आलमी बैंक चाहता है कि 50,000 रुपए और उससे जो कम आमदन वाले हैं उन पर भी टैक्स लगाने की कुछ सजेशंस हैं। इससे प्रॉब्लम्स आपको लगता है नहीं कि बढ़ जाएंगी एक आम आदमी की? शायद भाई आईएमएफ सॉरी वर्ल्ड बैंक ने अपनी ये पोजीशन जो है वो रिट्रीव कर ली है। मैंने पहले भी कहा था, 2 चीजें याद रखें और मैं पॉलिसी वालों को ये समझाया है, वो ये पॉलिसीज जो है उसने रिट्रीव कर लिया, वो नो मोर ये कह रहे हैं। वो 2 वजूहत हैं, एक अगर इन्फ्लेशन इतनी बड़ी हो तो रियल वेजेस ठीक हो गया। खाकान हसन नजीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि वो रिट्रीव कर लिए उन्होंने ये पोजीशन, और एक आम आदमी कम से कम जो 50,000 रुपए है उससे कम तनख्वाह लेता है उसे कुछ रिलीफ मिलेगा अगर ये टैक्स नहीं लगता। अगले प्रोग्राम तक, अगले हफ्ते तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।